Hello everyone, this is part 1 of class 10th NCERT History Chapter 5 Print Culture and the Modern World। तो देखो आज की दुनिया में ना ये हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट है कि हम एक ऐसे वर्ल्ड को इमेजिन कर सके जिसमें प्रिंटेड मैटर ना हो। हम देखो आज अपनी एवरीडे लाइफ में भी बुक्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, फेमस पेंटिंग्स के प्रिंट्स हो गए या फिर हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों में जैसे कि हम थिएटर प्रोग्राम्स देखते होंगे, ऑफिशियल सर्कुलर्स, कैलेंडर्स, डायरीज, एडवर्टीजमेंट, स्ट्रीट कॉर्नर पर कोई सिनेमा पोस्टर लगाओ, इन सब में प्रिंट का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। हम प्रिंटेड लिटरेचर को पढ़ते हैं, प्रिंटेड इमेजेस को देखते हैं, न्यूज़पेपर में हम न्यूज़ भी देखते हैं और पब्लिक डिबेट्स को भी हम ट्रैक कर सकते हैं अगर वो प्रिंट की फॉर्म में आती है तो लेकिन देखो आज इतना ज़्यादा प्रिंट का यूज़ हो रहा है, लेकिन ये जो प्रिंट की दुनिया है ना, हम इसको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और हमेशा भूल जाते हैं कि एक ऐसा समय भी था जब प्रिंट नहीं था। हम शायद ये रियलाइज़ ना कर पाए कि प्रिंट की भी एक हिस्ट्री है अपनी, जिसके कारण हमारी आज की दुनिया शेप हो पाई है। तो ये हिस्ट्री क्या है, किस तरह से प्रिंटेड लिटरेचर सर्कुलेट होनी स्टार्ट हुई थी और किस तरह से इसने मॉडर्न वर्ल्ड को बनाने में हेल्प की है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से प्रिंट की डेवलपमेंट हुई। प्रिंट शुरू हुआ था ईस्ट एशिया में, कैसे ये यूरोप और इंडिया में एक्सपैंड हुआ। हम देखेंगे कि जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसका क्या इम्पैक्ट रहा है और साथ ही साथ किस तरह से सोशल लाइफ्स और कल्चर्स चेंज हुए प्रिंट के आ जाने से। तो देखो फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, तो जो अर्लीस्ट काइंड है ना प्रिंट टेक्नोलॉजी का, उसको डेवलप किया गया था चाइना, जापान और कोरिया में। और ये एक हैंड प्रिंटिंग का सिस्टम था। 594 एडी से ही ना जो चाइना में बुक्स होती थी ना उनको प्रिंट किया जाता था पेपर को रब करके। किस तरह से जो वुड ब्लॉक्स होते थे उसके ऊपर जो इंक सरफेस होता था ना, उसके अगेंस्ट पेपर को रब करते थे तो वो छप जाता था उस पे। अब क्योंकि देखो पेपर जो होता है इसकी दोनों साइड थिन होती है और पोरस शीट होती है, तो इसको प्रिंट तो नहीं कर सकते इजीली। तो ट्रेडिशनल चाइनीज अकॉर्डियन बुक जो है ना, अकॉर्डियन बुक, इसको फोल्ड किया जाता था और स्टिच कर दिया जाता था साइड से। इस तरह से इसका प्रिंट हो पाता था। अब देखो जो सुपरबली स्किल्ड क्राफ्टमैन मतलब कारीगर जो होते हैं, ये लोग अच्छी सी एक्यूरेसी के साथ कैलीग्राफी को डुप्लीकेट कर सकते हैं। मतलब कि जो लिखित शब्द होते हैं ना, इनको बहुत अच्छी तरह से डुप्लीकेट कर सकते हैं। कैलीग्राफी क्या होता है, ये एक आर्ट होती है बहुत सुंदर और स्टाइलिश राइटिंग लिखने की। तो जो चाइना का इंपीरियल स्टेट था ना, काफी लंबे समय तक ये प्रिंटेड मैटर का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर रहा है। चाइना के पास देखो, चाइना में क्या था, एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था। तो इसमें रिक्रूटमेंट करने के लिए ना, इसमें इसके पर्सनल को रिक्रूटमेंट करनी है इन्हें, तो उन्हें सिविल सर्विस एग्जामिनेशन लेना पड़ता था, जैसे इंडिया में आज भी यूपीएससी होता है इसी तरह से। तो इस एग्जामिनेशन के लिए जो टेक्स्ट बुक होती थी ना, इनको काफी ज्यादा नंबर्स में प्रिंट किया जाता था और इसको स्पॉन्सर करता था इंपीरियल स्टेट चाइना का। तो 16 सेंचुरी से ही ना एग्जामिनेशन के कैंडिडेट्स बढ़ते गए, तो प्रिंट की वॉल्यूम भी बढ़ती गई। 17 सेंचुरी से क्या हुआ कि चाइना में ना अर्बन कल्चर फैल गया, ब्लूम करने लग गया था। तो प्रिंट का यूज काफी डाइवर्सिफाई हो गया था। प्रिंट को सिर्फ स्कॉलर ऑफिशियल्स यूज नहीं कर रहे, बल्कि अपनी एवरीडे लाइफ में मर्चेंट्स भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनको ट्रेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। रीडिंग अब देखो लोगों की लेजर एक्टिविटी बन चुकी है, मतलब फ्री टाइम में रीड कर लेते हैं। अब जो नई रीडरशिप है, मतलब जो नई रीड करने वाले लोग हैं, ये लोग फिक्शनल नैरेटिव्स को रीड करना चाहते हैं, पोएट्री, ऑटोबायोग्राफीज, लिटरेरी मास्टरपीसेस की एंथोलॉजीज या फिर रोमांटिक प्लेस को पढ़ना चाहते हैं। रिच वुमेन ने भी अब पढ़ना शुरू कर दिया, मतलब अमीर वुमेन जो होती है उन्होंने भी पढ़ना शुरू कर दिया है। और कई वुमेन इन्होंने अपनी पोएट्री और प्लेस को पब्लिश करना भी स्टार्ट कर दिया था। अब जो स्कॉलर ऑफिशियल्स की वाइफ होती थी अपने वर्क को पब्लिश कर देती थी, क्या वो काम करती है, और कॉर्टिसंस मतलब वैश्याएं जो होती है वो अपनी लाइफ के बारे में पब्लिश कर देती थी। तो ये जो नया रीडिंग कल्चर था ना, इसके साथ साथ नई टेक्नोलॉजी भी आई थी। वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स जो होती है जैसे कि मैकेनिकल प्रेस वगैरह हो गई, इसको इंपोर्ट कर दिया गया था लेट 19 सेंचुरी में चाइना में। क्योंकि देखो जो वेस्टर्न पावर्स थी ना, इन्होंने अपनी पावर को एस्टेब्लिश कर लिया था चाइना की आउटपोस्ट पर। शंघाई जो है, शंघाई नए प्रिंट कल्चर का हब बन चुका था, क्योंकि वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स की डिमांड को वो केटर कर रहा था। अब हैंड प्रिंटिंग से एक थोड़ा सा शिफ्ट मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ आ चुका था। प्रिंटिंग जापान, तो चाइना से जो बुद्धिस्ट मिशनरीज जो गए थे ना जापान की तरफ, उन्होंने जापान में अराउंड 768 टू 770 एडी के टाइम में हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था। जो ओल्डेस्ट जापानीज बुक है ना, इसको प्रिंट किया गया था लगभग 868 एडी में। और ये बुक कौन सी है, ये है बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा। तो इसमें देखो टेक्स्ट की 6 शीट्स है और वुड कट इलस्ट्रेशन है। अब पिक्चर्स को प्रिंट किया गया टेक्सटाइल्स पर, प्लेइंग कार्ड्स पर और पेपर मनी पर। अब मेडिवल जापान में ना पोएट्स या प्रोज राइटर्स जो होते थे, ये लोग रेगुलरली पब्लिश करते थे। तो बुक्स बहुत ज्यादा चीप भी थी, मतलब सस्ती भी थी और अबंडेंट भी थी, क्योंकि कवि लिखते बहुत ज्यादा थे। अब प्रिंट जो था ना, अब चित्र वगैरह, विजुअल मटेरियल वगैरह, इनकी प्रिंटिंग के कारण ना पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही थी। अब लेट 18 सेंचुरी में जो फ्लोरिशिंग अर्बन सर्कल्स थे, फ्लोरिशिंग अर्बन सर्कल से मतलब थोड़े से फैल बढ़ते हुए जो शहर वगैरह हो गए, एरियाज हो गए, उनको कह रहे हैं। तो जैसे एडो के फ्लोरिशिंग अर्बन सर्कल्स हो गए, जिसको बाद में टोक्यो नाम से भी जाना जाने लगा। इसमें जो पेंटिंग्स थी ना,
पेंटिंग्स की कलेक्शन, उसमें एक अर्बन एलिगेंट अर्बन कल्चर को दिखाया गया था, जिसमें आर्टिस्ट भी शामिल थे, वैश्याएं भी और टी हाउस गैदरिंग्स भी उन पेंटिंग्स में दिखाई जाती थी। अब जो लाइब्रेरीज और बुक स्टोर्स होते थे, अब ये भी बिल्कुल उस समय पर ना हैंड प्रिंटेड मटेरियल इसमें अलग अलग तरह का बहुत सारा होता था लाइब्रेरीज और बुक स्टोर्स में, जैसे कि विमेन पर बुक्स भी होती थी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कैलकुलेशन, टी सेरेमनी, फ्लावर अरेंजमेंट्स, प्रॉपर एटिकेट कैसे रहना है, कुकिंग और फेमस प्लेसेस, इस तरह की चीजें उस समय के लाइब्रेरीज और बुक स्टोर्स पर इस तरह के हैंड प्रिंटेड मटेरियल होते थे। प्रिंट कम्स टू यूरोप, तो देखो कई सदियों से ना चाइना जो है, चाइना का सिल्क और स्पाइसेस यूरोप में फ्लो कर रहा है सिल्क रूट के थ्रू। तो 11वीं सेंचुरी में क्या हुआ, चाइनीज पेपर जो है ना वो भी सिल्क रूट के थ्रू यूरोप में पहुंच गया। अब पेपर के आ जाने के कारण ना मैन्युस्क्रिप्ट्स की प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाई, जिसको पेपर पर स्क्राइब्स लिख देते थे। तो 1295 में क्या हुआ, मार्को पोलो ये एक बहुत अच्छे एक्सप्लोरर रहे हैं। ये इटली वापस लौटे थे चाइना के एक्सप्लोरेशन के बाद। कई साल तक इन्होंने चाइना को एक्सप्लोर किया था, उसके बाद ये 1295 में इटली वापस लौटे थे। अब हमें पता ही है कि चाइना के पास वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी थी, तो मार्को पोलो ये नॉलेज ना अपने साथ इटली में ले आए थे। अब इटालियंस जो है इन्होंने काफी बुक्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है वुड ब्लॉक्स की हेल्प से, और ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे जल्दी से ये टेक्नोलॉजी यूरोप के और भी पार्ट्स में फैल गई। अब जो लग्जरी एडिशंस होते थे ना, इनको अभी भी इस तरह से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की जगह एक्सपेंसिव वेलम पर ही, वेलम क्या होता है, एक चरम पत्र वगैरह होगा ना, इस तरह की चीज होती है, चमड़े का पत्र, चमड़ा वगैरह इस तरह की चीज होती है, उसको अभी भी एक्सपेंसिव वेलम पर ही लिखा जाता था, जिसको अरिस्टोक्रेटिक लोग हो गए, मतलब अरिस्टोक्रेट्स हो गए या फिर रिच मोनेस्टिक लाइब्रेरीज हो गई, ये यूज करते थे, क्योंकि इन्हें ना जो पेपर पर लिखा हुआ होता था ना, इनको ये सस्ती चीज, ऐसे ही बेकार सी चीज लगती थी, चीप वल्गैरिटीज कहते थे इनको। तो इसलिए ये एक्सपेंसिव वेलम पर ही अपनी चीज लिखी हुई पसंद करते थे। तो जो मर्चेंट्स या स्टूडेंट्स हो गए ना यूनिवर्सिटी टाउन्स में, ये लोग प्रिंटेड कॉपीज को ले लेते थे, जो इस तरह पेपर पर प्रिंटेड कॉपीज होती थी। अब क्योंकि देखो बुक्स की डिमांड बढ़ती गई, तो बुक सेलर्स जो पूरे यूरोप में थे ना, इन्होंने भी अलग अलग कंट्रीज में बुक्स की एक्सपोर्टिंग शुरू कर दी। अब बुक्स फेयर, मतलब मेले जो लगते हैं ना, बुक फेयर्स, इस तरह के बुक फेयर्स अलग अलग प्लेसेस पर होने लग गए थे। हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स की प्रोडक्शन जो है उसको भी इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया कि क्योंकि इनकी डिमांड बढ़ रही है तो इनकी प्रोडक्शन भी बढ़ाई गई। अब स्किल्ड हैंड राइटर्स हो गए, स्क्राइब्स हो गए, अब इनको सिर्फ वेल्दी या फिर इन्फ्लुएंशियल पैटर्न्स, मतलब जो इनको खर्चा उठा सके, वही लोग नहीं अपॉइंट कर रहे इनको, वही लोग नहीं इनको रिक्रूट कर रहे, एम्प्लॉयमेंट दे रहे, बल्कि बुक सेलर्स भी अब इनको रिक्रूट कर रहे हैं। अब देखो लगभग एक बुक सेलर के पास ना 50 से ज्यादा स्क्राइब्स होते थे उस टाइम पर। लेकिन फिर भी देखो जो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स की जो प्रोडक्शन है ना, इसके कारण जो बुक्स की डिमांड बढ़ रही थी ना, वो सेटिस्फाई नहीं हो पाई, क्योंकि कॉपिंग अभी भी देखो एक महंगा काम था, लेबर मांगता था और टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस था। और मैन्युस्क्रिप्ट्स देखो कमजोर भी होती है, इनको संभालना भी मुश्किल होता है, इनको कैरी भी नहीं कर सकते, पढ़ना भी आसान नहीं होता, तो मैन्युस्क्रिप्ट्स की सर्कुलेशन जो है ना वो कम ही रही। तो बुक्स की डिमांड बढ़ती गई, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर होता गया। तो अर्ली 15th सेंचुरी में ना वुड ब्लॉक्स जो है वो यूरोप में बहुत ज्यादा फैले हुए थे, क्योंकि उनसे वो टेक्सटाइल्स को, प्लेइंग कार्ड्स को या फिर रिलीजियस पिक्चर्स को प्रिंट कर लेते थे। अब एक क्लियरली एक नीड तो दिख रही थी कि एक चीप रिप्रोडक्शन चाहिए टेक्स्ट का, सस्ते में भी कर सके, जल्दी भी कर सके। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में थोड़ा टाइम लगता है, और ये हो सकता था सिर्फ तभी जब नई प्रिंट टेक्नोलॉजी आ जाए। तो ये सफलता कब मिली, नई प्रिंट टेक्नोलॉजी कब आई, ये आई थी स्ट्रेसबर्ग में, स्ट्रेसबर्ग में, ये जर्मनी में है। जब कब आई, जब जोहन गुटनबर्ग जो थे ना, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को 1430s में जब डेवलप कर लिया था, तब मिली थी ये सफलता नई टेक्नोलॉजी की। ग्यूटनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। ग्यूटनबर्ग कौन थे, ग्यूटनबर्ग एक मर्चेंट के बेटे थे, और ये लार्ज एग्रीकल्चरल एस्टेट, मतलब अच्छा इनके पास खेत वगैरह, एग्रीकल्चरल एस्टेट अच्छा था इनके पिताजी पे, इनके पास। तो अपने चाइल्डहुड से ही ना उन्होंने वाइन और ऑलिव प्रेसेस को देखा था। तो इन्होंने देखो साथ ही साथ स्टोन को पॉलिश करने की आर्ट भी सीख ली थी। एक मास्टर गोल्ड स्मिथ, मतलब सुनार भी बन गए थे बहुत अच्छे। और इनको ना एक एक्सपर्टीज भी मिल गई थी लेड मोल्ड्स बनाने में। लेड मोल्ड्स बनाने में ये एक्सपर्ट हो गए थे, और लेड मोल्ड्स को यूज करते थे ट्रिंकेट्स को बनाने के लिए। तो अब इतनी नॉलेज इनों के पास थी ही, तो ग्यूटनबर्ग ने ना इसका यूज करके जो पहले की टेक्नोलॉजी थी उसमें इनोवेशन करने की कोशिश की। ऑलिव प्रेस का मॉडल इन्होंने यूज किया, ऑलिव प्रेस के मॉडल पर ही इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल मिल गया इनको। और जो मोल्ड्स होते थे, मोल्ड्स क्या होते हैं, मोल्ड्स मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज आपने एक खांचा बना लिया, एग्जाम्पल के तौर पे आपने मिट्टी का खांचा बनाया, अब उसके अंदर आपने पिघला हुआ मेटल डाला,
तो थोड़ी देर में ठंडा होने के बाद वो मेटल शेप ले लेगा उस खांचे की, तो ये एक तरह से मोल्ड हो जाता है। अब मोल्ड्स को वो यूज करते थे लेटर्स बनाने के लिए। जैसे सपोज खांचे में आपने ए शेप बना दी, खांचे में अंदर खाली एरिया है उसमें पिघला के मेटल डाल दिया तो वो ए शेप का बन जाएगा थोड़ी देर में। तो इस तरह से मोल्ड्स को यूज करते थे वो मेटल टाइप्स को कास्ट करने के लिए, जिससे वो अल्फाबेट बना लेते थे। तो 1448 तक ना ग्यूटेनबर्ग इस काम में एक्सपर्ट हो गए थे, परफेक्ट हो गया था उनका ये सिस्टम। तो पहली बुक जो उन्होंने प्रिंट की थी ना वो थी बाइबल, अपनी अलग से प्रिंटिंग प्रेस की हेल्प से। और लगभग 180 कॉपीज जो है ना इन्होंने प्रिंट की थी। और इस इनको उस काम में 3 साल लग गए थे। तो उस टाइम के हिसाब से बल्कि फास्ट प्रोडक्शन मानी जाती थी, 3 साल में 180 प्रोडक्शन फास्ट मानी जाती थी। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी थी ना, इसने पहले की जो आर्ट थी बुक्स को हैंड से प्रोड्यूस करने की, इसको पूरी तरह से डिस्प्लेस नहीं किया था। बल्कि देखो जो प्रिंटेड बुक्स होती थी ना, ये क्या होता है, जो रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी ना, ये बिल्कुल उस जैसी दिखती थी अपीयरेंस और लेआउट में। जो मेटल लेटर्स थे, जो गुटनबर्ग ने बनाए थे मेटल लेटर्स, वो एकदम हैंड ऑर्नामेंटल हैंड रिटन स्टाइल को इमिटेट कर देते थे, मतलब एकदम वैसे तो दिखते थे। बॉर्डर्स को बॉर्डर्स को अभी भी देखो सजाया जाता था हैंड से फोलिएज या दूसरे कोई भी पैटर्न्स को यूज करके बॉर्डर। जैसे कि सपोज आपके पास एक पेज है, पेज के बीच में टेक्स्ट है, अब पेज के बॉर्डर को किसी तरह से सजाया गया है। तो इस तरह का काम होता था उस टाइम पर। और बुक्स जो है ना, जो बुक्स रिच के लिए प्रिंट की जाती थी उसमें डेकोरेशन के लिए जो स्पेस होता था ना, प्रिंटेड पेज पर डेकोरेशन के लिए जो स्पेस होता था उसको ब्लैंक छोड़ देते थे। हर एक परचेजर जो है वो डिजाइन खरीद लेगा और डिसाइड कर सकता है कि किस पेंटिंग स्कूल से वो किस तरह की इलस्ट्रेशंस कराना चाहेगा। तो ये जो 1450 से 1550 के बीच के 100 साल है ना, इसमें प्रिंटिंग प्रेसेस जो है ना, ये यूरोप के कई कंट्रीज में फैल गई थी, लगा दी गई थी। तो प्रिंटर्स जो है ना जर्मनी से अलग कंट्रीज में भी ट्रेवल किए थे, क्योंकि उनको भी काम चाहिए था और वो नई प्रेसेस को स्टार्ट करने में भी हेल्प कर रहे थे। अब देखो क्योंकि प्रिंटिंग प्रेसेस का नंबर बढ़ता गया, बुक्स की प्रोडक्शन भी बढ़ती गई। तो 15th सेंचुरी का जो सेकेंड हाफ है ना, उसमें तो देखो प्रिंटेड बुक्स की 20 मिलियन कॉपीज थी, जिसने यूरोप की मार्केट को भरा भरा हुआ था। अब ये नंबर देखो 16th सेंचुरी में कितना बढ़ गया। 16th सेंचुरी में अराउंड 200 मिलियन कॉपीज थी, 200 मिलियन कॉपीज। तो ये जो शिफ्ट था ना हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ, इसके कारण प्रिंट रेवोल्यूशन आए हैं। तो वीडियो के इस वाले पार्ट चैप्टर के इस वाले पार्ट में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।